हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनोमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश और आज हम शुरू कर रहे हैं आपके क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर। ठीक है, क्लास अकाउंट्स का एक चैप्टर जो आपकी है पार्टनरशिप बुक से। कौन सी बुक से है? पार्टनरशिप से। ठीक है, समझ में आया? और ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल। इसका नाम क्या है? गुडविल। ठीक है, आपके इस वाली बुक्स में सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। मतलब एक चैप्टर दूसरे से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। आज हम देखेंगे कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कैलकुलेट करना। क्या करना? कैलकुलेट। तो हम इसमें कैलकुलेशन देखेंगे। किसकी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है। मेथड का नाम लिखा है मैंने, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, अब हम समझते क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड का मतलब क्या है। वैल्यूएशन देख लिया हमने, वैल्यूएशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या समझना है कि ये गुडविल शब्द है क्या? ये गुडविल शब्द है क्या महाभारत? ठीक है, गुडविल क्या कुछ नहीं होता। गुडविल एक तरीके का होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन, जो आपकी रेपुटेशन मतलब आपकी इज्जत है जो। ठीक है, इज्जत। जैसे आप ब्रांड्स का नाम लीजिए। ठीक है, कोई भी ब्रांड का नाम लीजिए। ठीक है, उनकी ब्रांड की वैल्यू है, उनके ब्रांड की क्या है? गुडविल है। ठीक है, समझ में आया? गुडविल कुछ नहीं होता, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस कि उसकी क्या है? एक तरीके की रेपुटेशन। ठीक है, क्या है? उसकी एक बिजनेस की रेपुटेशन है। उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, कितनी उसकी इज्जत है मार्केट में, ये होता है गुडविल। ठीक है, अगर आपकी गुडविल अच्छी है, मतलब आपकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आप एक नॉर्मल बिजनेस से हमेशा ज्यादा कमाओगे। किसकी वजह से? अपनी ब्रांड के नेम की वजह से। ठीक है, अगर भाई आपका ब्रांड जो है वो पॉपुलर है, आपका ब्रांड पॉपुलर है, ठीक ठाक पॉपुलर है भाई। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट होगा, आपके ब्रांड का जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा हायर रहेगा। ठीक है, आपके ब्रांड का जो प्रॉफिट है, पॉपुलर ब्रांड है आपका, उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो हमेशा हायर रहेगा। हायर रहेगा किससे? एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस उसके कंपेयर में क्या रहेगा? हमेशा हायर रहेगा उसका प्रॉफिट। जैसे मानो एडिडास एक ब्रांड है। एडिडास एक ब्रांड है, क्या बनाता है भाई? स्पोर्ट्स के कपड़े वगैरह, शूज वगैरह, सारे सब कुछ कौन बनाता है? एडिडास बनाता है ना? पॉपुलर है, काफी काफी टाइम से पॉपुलर है। ठीक है, उसकी क्या है? एक रेपुटेशन है मार्केट में कि भाई अगर स्पोर्ट्स वेयर आपको खरीदने हैं या स्पोर्ट्स शूज वगैरह खरीदने हैं, आपको कौन से खरीदने चाहिए? एडिडास की खरीदनी चाहिए। ठीक है, पूमा हो गया, एडिडास हो गया। ठीक है, इन सब का क्या है? एक ब्रांड वैल्यू पहले से ही है मार्केट में। उसकी क्या है? एक ब्रांड वैल्यू पहले से ही है, तो वो प्रॉफिट हमेशा ज्यादा कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड जो है वो पॉपुलर है। भाई सबको पता है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में अगर आप हो और आप स्पोर्ट्स वेयर खरीदना है, ठीक है, चाहे शर्ट हो, लोअर हो, भाई आपको शूज खरीदना है स्पोर्ट्स के लिए, तो आप जाओगे एडिडास के पास। ठीक है, समझ में आ गया? उसका क्या होगा? प्रॉफिट हमेशा, उसका प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा? हायर रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस का मतलब क्या है? कि भाई ऐसा कोई और भी बिजनेस होगा जो क्या बनाता होगा? शूज बनाता होगा, है ना? स्पोर्ट्स के लिए आपके स्पोर्ट्स गारमेंट्स बनाता होगा। ठीक है, और भी ब्रांड होंगे ऐसे जो भाई शूज बनाते होंगे, स्पोर्ट्स गारमेंट बनाते होंगे, मगर उनका प्रॉफिट एडिडास के कंपेयर में तो कम ही रहेगा हमेशा, जब तक उनकी भी ब्रांड वैल्यू नहीं बन जाती। ठीक है, तो गुडविल का फायदा क्या है बिजनेस को? उसकी एक रेपुटेशन है भाई मार्केट में, और जिसके वजह से वो हायर प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? गुडविल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक होता है गुडविल होती है बेसिकली रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस जो आपकी मार्केट में है। ठीक है भाई, अब देखो हम, अब समझो कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल क्यों करते हैं भैया? गुडविल दो तरीके से हो सकती है। क्या कहने का मतलब है मेरा कि गुडविल भाई, गुडविल होता है वो दो तरीके से हो सकता है। गुडविल क्या हो सकता है? दो तरीके से होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है? जो गुडविल हमने खुद से बनाई है, कई सालों तक हमने बिजनेस चलाया और उसके बाद हमारी गुडविल बनके तैयार, वो क्या है? आपकी सेल्फ जनरेटेड। एक होती है परचेज्ड गुडविल। क्या होती है भाई? एक है सेल्फ जनरेटेड जो हमने खुद से बनाई, एक हमने परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कैसे? भाई किसी का ब्रांड पहले से ही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, 10-12 साल से उसने बहुत मेहनत करी, उसने ब्रांड वैल्यू बनाई और हमने उसका बिजनेस खरीद लिया। क्या हुआ? उसकी ब्रांड नाम की तो नाम तो वही रहेगा, उसका नाम तो ब्रांड का वही रहेगा, मगर उसका ओनर चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा? गुडविल बनाई नहीं, गुडविल हमने खरीद ली, है ना? गुडविल हमने अब बनाई नहीं, सेल्फ जनरेटेड नहीं है गुडविल, अब क्या है? परचेज है। हमने चलता चलता बिजनेस खरीद लिया पूरा, और वो क्या हो गया? ये हम पे परचेज गुडविल हो गई। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट्स में शो कभी नहीं करते। हम निकाल नहीं सकते भैया, हम ये थोड़ा निकाल सकते हैं कि भाई मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, नहीं निकाल सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो हम इसको बोलते हैं कि ये नॉट सोन इन अकाउंट होता है, नॉट सोन इन अकाउंट। परचेज गुडविल मतलब पैसा देके खरीदी होगी, पैसा देके खरीदी होगी, तो इसको हम मेजर्स कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब पैसे में हम इसको मेजर कर सकते हैं। भाई ये हो सकता है आपका मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, होगा भाई, ये पैसा देके खरीदोगे, और इसको हम शो करते हैं अकाउंट्स में, सोन इन अकाउंट्स। अगर कभी भी बैलेंस शीट में, ठीक है, और ये क्या है? एक तरीके का हमारे लिए गुडविल क्या होता है? एसेट्स होता है, एसेट, क्योंकि आपको क्या करके देगा? ये प्रॉफिट कमा के देगा, तो इसलिए आपके लिए एसेट्स है। तो एसेट साइड की बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल दिख जाए तो वो कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। वो हमने क्या करी है? खरीदी है हमेशा। बस हम इसकी ही कैलकुलेशन सीखेंगे। ये कैलकुलेशन जो है वो इसकी है, परचेज गुडविल की, इसकी नहीं है। सेल्फ जनरेटेड को तो हम शो ही नहीं करते, ठीक है, समझ में? अगर तो बैलेंस शीट में गुडविल है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो हम उसे बोलेंगे परचेज गुडविल। वो क्या है? आपकी एक तरीके की परचेज्ड गुडविल होगी हमेशा। चलो अब देखना है मेथड्स कौन कौन से, क्या देखना है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। वाह क्या कारीगरी करी मैंने। सबसे पहले एक होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ ठीक, समझ में आ गया? ये होता है आपका क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद एक होता है दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? सुपर, भाई सुपर है तो क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम याद रखो बस, अभी के लिए नाम याद रखो, मैं सारे सिखाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तीसरा कैपिटलाइज्ड, क्या सीखना है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एक क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब इसके बारे में, इसमें दो होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड। क्या होता है?
वेटेड, ये बहुत सबसे इजी ये दोनों ही है, वो भी इजी है, ये भी तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है इनके लिए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो होते हैं, सिंपल एंड वेटेड। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे और उसका सिंपल वाला सीखेंगे। एक होता है सुपर प्रॉफिट, इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें कोई मेथड नहीं है, मतलब ये अकेला ही है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं। इसके अंदर होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट, इसमें होता है एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज कैपिटलाइज प्रॉफिट। ये एवरेज अलग है, ये कैपिटलाइज वाला है। ठीक है, और एक होता है सुपर, जो है सुपर है, सुपर प्रॉफिट। क्या समझ आया? नाम याद रखो बस अभी। ये देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला, उसके अंदर दो, सिंपल एंड वेटेड, यही करेंगे हम अभी। फिर सुपर प्रॉफिट, फिर एक कैपिटलाइज्ड, उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम करेंगे आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज से मतलब क्या होता है आपका? एवरेज आपने निकालना सीखा होगा, मीन बोलते हैं जिसे हम, है ना, एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज निकालना सीखा होगा। ठीक है, एवरेज बस वही एवरेज निकालना है इसमें, बस आपको एवरेज ही निकालना है। एपी, एवरेज प्रॉफिट, एपी बोलेंगे हम इसे। ठीक है, क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखो इसका, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स कितना अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ये आ गया एपी। ये क्या है? एपी का फॉर्मूला है, यह है आपका एपी का फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला। सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, मानो 2024-25, 2023-24 ऊपर, और 2025 एंड 26, 3 साल है भाई। इसने कमाया 50,000 रुपये पहले साल, दूसरे साल उसने कमाया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, और भाई तीसरे साल उसने कमा लिया कितना करूं? 1,50,000, 1,50,000 कर लेता है। तीसरे साल उसने कमा लिया 1,50,000 रुपए। ये दे के रखेंगे आपको, ये क्या है? प्रॉफिट्स, सॉरी, ये है आपका ईयर्स और ये है आपका प्रॉफिट्स। क्या है? ये है आपका ईयर्स और ये है आपका प्रॉफिट्स। भाई साल 3 साल, प्रॉफिट तीनों साल के। क्या बोला फॉर्मूले में? सम ऑफ प्रॉफिट, ये याद करना है, ये याद करना है भाई। ठीक है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, सम करना है इनका, प्रॉफिट्स का सम करना है। 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब इन 3 सालों में एवरेज कितना कमाया होगा आपने? 3 सालों में 3 लाख कमाया मिला के, ये हो गया सम ऑफ प्रॉफिट्स, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट या सम ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब नीचे क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर है? 1 2 3, 3 साल, नीचे 3, कितना आया इसका? 1 लाख रुपए। मतलब एवरेज कितना कमाया हमने हर साल? 1 लाख रुपए कमाया। ठीक है, समझ में? एवरेज कितना कमाया? 1 लाख रुपए कमाया। तो एपी का फॉर्मूला सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट, अगर इसमें लॉस होता तो लॉस माइनस हो जाता। ठीक है, अगर मानो अगर इसमें लॉस होता तो लॉस हमारा माइनस हो जाता। वो क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, समझ में? नॉर्मल। ठीक है, अब देखो ये अभी निकला क्या है? अभी हमारे पास एपी आया खाली, है ना भाई? एपी तो आया, ये एपी निकला अभी तक। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना क्या है? गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला लिखो, गुडविल का फॉर्मूला याद करने भाई। ये होता है एपी, जो एपी आ गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे के रखेंगे डायरेक्ट, या आपको डायरेक्ट गिवन होगा, डायरेक्ट
गिवन होगा कि भाई नंबर ऑफ परचेज ईयर इतने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब यह है कि भाई जो मैंने गुडविल खरीदी है वो मेरे लिए कब तक चलेगी। लगभग वो 3 साल चलेगी। जो मैंने खरीदी है वो लगभग उसका प्रॉफिट, उसका फायदा मुझे कब तक होगा, लगभग 3 साल तक हो जाएगा। वो हो गया नंबर ऑफ परचेज। 5 साल के लिए होगा तो 5 साल हो जाएगा। ये हमें डायरेक्टली देके रखेंगे। अगर मानो ये हमको दे दिया 5 साल कि भाई 5 साल चलेगी वो गुडविल, एपी कितना निकाला 1 लाख रुपए, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 5, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख रुपए। गुडविल की वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए। समझ में आ गया। अब फॉर्मूला याद करना है, ये सिंपल प्रॉफिट मेथड का, यह है सिंपल प्रॉफिट मेथड का। सबसे पहले एपी निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, एपी निकालो भाई। एपी का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, जितने प्रॉफिट्स है सबको प्लस करो और डिवाइड कर दो उसके नंबर ऑफ ईयर से। ये नॉर्मल एपी, ये एवरेज का ही प्रॉफिट है, एवरेज का ही मेथड है। एवरेज भी ऐसे निकालते हैं भाई, सबको प्लस करो और जितने साल है उससे डिवाइड कर दो, जितना नंबर है उसके साथ डिवाइड कर दो। ये तो करते हैं मीन में भी यही करते हैं, जब मीन निकालना होता है तो वही है ये एवरेज। ठीक है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, और फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला याद करना है और हर क्वेश्चन में लिखना है कि उसके मार्क्स है। ठीक है, तो एपी का फॉर्मूला सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट किया, नंबर ऑफ ईयर्स किया, 1 2 3 साल है। अगला ये तो एपी लिखला। अब लिखना है गुडविल। गुडविल कैसे लिख लेगी, नंबर ऑफ परचेज ईयर, एपी को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको हमेशा डायरेक्ट गिवन होंगे। तो एपी लिखा 1 लाख रुपए, नंबर ऑफ परचेज ईयर मानो 5 साल है तो 5 लाख आ गई। तो 5 लाख किसकी वैल्यू है, 5 लाख है गुडविल की वैल्यू, 5 लाख है गुडविल की वैल्यू। बस नॉर्मल है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, क्वेश्चन करें एक, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, जो एडजस्टमेंट अगर बीच में आएगी मैं बता दूंगा आपको। ये तो नॉर्मल, देखो क्या है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज फॉर, ठीक है, गुडविल वैल्यू 3 ईयर ऑफ ईयर परचेज। तो ईयर परचेज कितने हैं, डायरेक्ट दे दिए, कितने 3 साल, 3 साल ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने सालों का दे रखा 4 ईयर्स। कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन तमीज से पढ़ना। 3 ईयर्स परचेज है, 3 ईयर तो परचेज ईयर है, ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का है 4 सालों का। ये कहना चाह रहे हो कि भाई 3 साल तो ईयर परचेज है और प्रॉफिट हमको 4 साल का दे दिया, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बता रखा ना, निकालो कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला एपी का क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। भाई जितना प्रॉफिट कमाया, जितने सालों में कमाया, डिवाइड, कितना प्रॉफिट कमाया 12 लाख और 12 लाख 18 लाख, कितना हुआ ये 20 30 लाख, 46 50 60 60,000 है, 70,000 है। 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14 60,000। ठीक है, 60,000 हमने कमाया, प्लस करा तीनों को, इन तीनों को प्लस करके आ रहा है 60,000। वो लिखो यहाँ पे 60,000। ईयर ऑफ, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4, 4 साल। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, नंबर ऑफ ईयर्स हो गया आपका 4 साल। कितना हो गया, 4 से कब जाता है 15 4 जा, 15 4 जा, तो ये आ गया, क्रॉस नहीं करते दिखेगा नहीं तुम्हें, क्रॉस नहीं करते, याद है 15 से ऐसे करते हैं, ऐसे हल्का सा, ये होता है 15,000। तो एपी कितना आ गया, एपी तो आ गया भाई 15,000, एपी आ गया आपका 15,000। अब क्या चाहिए हमें, अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला एपी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना कुछ क्या हुआ ये 15,000 रुपए, 15,000 रुपए मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेज कितना है 3, 15 3 जा 45, तो 45 आ गया, 45,000 आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल, 45,000 आ गया आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन हुआ कैसे भाई, हमने पहले एवरेज लिया, एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट किया, 60,000 आया,
ईयर ऑफ कितने 4 साल से करा 15,000। 15,000 आगे गुडविल की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स। ये बोलेंगे बच्चे की भयंकर फॉर्मूला सर को याद नहीं भाई, ईयर्स है ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 15,000 और 3 ईयर तो 45,000 रुपये आ गया वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? 45,000 रुपये आ गया वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। 5 सालों का प्रॉफिट से येलो से करेंगे। चलो दे दिया। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, 4 इयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, कितना है? बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज, ईयर परचेज कितना है 4, और प्रॉफिट कितने सालों का है? 5 सालों का। यही बोल रहे हैं वो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, कहीं 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना हुआ बैठ के, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ईयर परचेज कितना है? 4 इयर्स परचेज। सबसे पहले क्या निकालते हैं? एपी निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एपी। फॉर्मूला हर बार लिखना है, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, तो फॉर्मूला लिखो भाई। फॉर्मूला लिखोगे तो आपकी आदत बन जाएगी फॉर्मूला लिखने की। ठीक है, जो पेपर में आप भूलते हो ना, यार सर पेपर में फॉर्मूला लिखना भूल गए, वो इसलिए भूलते क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं होती लिखने की। इसलिए हमेशा आदत डालिए, क्वेश्चन करें जब भी करें सबसे पहले फॉर्मूला लिखें। हर बार जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन लिखिए। आप अपना क्या कीजिए? फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि फिर आप भूलोगे नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी। सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, समझ में आया? कितना है? प्लस करो सबको, 4 लाख, 4 लाख प्लस 398। लॉस तो नहीं है कोई, प्रॉफिट ही है ना सारा। 4 लाख प्लस 398, 4 लाख 50, 4 45, 5 लाख। ये आ गया 21,93,000। शायद से इतना ही, 21,93,000। कितना आ रहा है इसको प्लस करके? 21,93,000। ठीक है, समझ में आया? इसको लिख दो 21,93,000। ईयर ऑफ परचेज कितने ईयर ऑफ परचेज है? 1 2 3 4 5, 5 साल, 5 साल। निकालो अमाउंट डिवाइड करके, इसको कर दो 5 से डिवाइड। ये आ गया 4,38,600। ये आ गया 4,38,000। कितना कर रहे? सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ क्या है इसका? 21,93,000। ईयर कितने? 5, और ये आ गई एपी की वैल्यू 4,38,600। अब क्या निकालनी है? गुडविल की वैल्यू। अब निकालनी है गुडविल की वैल्यू। क्या होता है? एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने सालों की हमने क्या करी है? परचेज करी है। चलो एपी 4,38,600 मल्टीप्लाई कितना ईयर ऑफ परचेज था? 4। इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे वैल्यू। बस बहुत इजी है, क्या मुश्किल है इसमें? 4,38,600 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ही है। इसकी वैल्यू आ रही है 17,54,400। 17 लाख की वैल्यू आ रही है 17,54,400। क्या बात है, बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं भाई। फॉर्मूला याद करना, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स, और डिवाइड कर देना है उसको नंबर ऑफ ईयर से, और जो आएगा उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके, एपी को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके आ गया आपका क्या? गुडविल। गुडविल। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो ये वाला अब देखो। ओहो, अब हम सीखेंगे कुछ एडजस्टमेंट। क्या सीखेंगे? एडजस्टमेंट। अब बोलेंगे बच्चे की सर आप तो ही बोले थे हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये एडजस्टमेंट क्या चीज आ गई?
कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये भी मैं समझा दूंगा। एडजस्टमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट, किससे करना है? एडजस्टमेंट करना है हमको प्रॉफिट में से, एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट में से। 3-4 चीजें मेरे साथ लिखते रहो। सबसे पहले एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है? सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस। क्या समझ आ रहा है एबनॉर्मल से? एबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस मतलब जो हो सकता है, नॉर्मल लॉस मतलब जो हमें पता है लॉस हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस कौन सा है? जो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लॉस हो जाएगा। इस तरीके का लॉस मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने क्लास 11 में करा होगा, लॉस बाय फायर। सॉरी, इसको यहाँ नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। क्या है? लॉस बाय फायर। ये एक एग्जांपल है एबनॉर्मल लॉस का। भाई लॉस हुआ, लॉस बाय फायर मतलब भाई आपके गोडाउन में आग लग गई और आपका कुछ सारा जल गया, आपका लॉस हो गया। आपने एक्सपेक्ट हुई ना करा था कि भाई आपके गोदाम में आग लग जाएगी। वो क्या है? एक एबनॉर्मल नेचर है। क्या है? एबनॉर्मल नेचर है। तो इसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस की वजह से होगा क्या? जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है वो कम दिख रहा होगा, है ना भाई? आपका सामान जल गया, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट आपका कम दिख रहा होगा, मगर एक्चुअल में कम दिखना था, नहीं दिखने का। तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये याद रखना है। इसको हम एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं? जितने से लॉस हुआ उतना उसमें क्या कर दो? प्लस कर दो। उतना उसमें प्लस कर दो। रीजन भी मैं बता रहा हूँ, समझ कि टीचर्स बहुत सारी बताती नहीं है रीजंस की, प्लस क्यों हो रहा है माइनस क्यों हो रहा है। भाई समझना जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा प्लस क्यों हुआ माइनस क्यों हुआ। एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हो जाएगा। भाई जो लॉस बाय फायर मतलब आपके गोदाम में आग लग गई और भाई आपके कुछ सारे जल गए, जिसके वजह से आपको प्रॉफिट कम दिखा, है ना भाई? लॉस ज्यादा दिख गया आपका और आपका प्रॉफिट कम दिख गया। भाई जितने से प्रॉफिट कम दिख गया, जितना अमाउंट से प्रॉफिट कम दिखा उसे क्या कर दो? प्लस कर दो, है ना भाई? प्रॉफिट आपका कम है, मानो भाई आग लगी, प्रॉफिट आपका हो गया कम, प्रॉफिट हो गया आपका कम, ठीक है, मगर एक्चुअल में आपको प्रॉफिट ज्यादा था। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करो, मतलब कम दिख रहा है तो बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब प्लस कर दो, जितने से कम दिख रहा है, ऐसे याद करना है, ठीक है भाई? जितने से कम है उतना इसमें प्रॉफिट है, बढ़ा दो, ठीक है? समझ में आ गया? एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐड होगा। हम ऐसे याद करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस याद ऐड होगा। भाई रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसे बढ़ा रहे हैं, कि हमें पता होना चाहिए हमारा प्रॉफिट था कितना। दूसरा भाई एबनॉर्मल अगर लॉस है तो एबनॉर्मल एक गेन भी हो सकता है। एबनॉर्मल क्या हो सकता है? हमारा गेन भी हो सकता है। एबनॉर्मल हमारा गेन भी हो सकता है, ठीक है? समझ में आया? एबनॉर्मल ऐसा हो सकता है कि भाई हमारा एक एबनॉर्मल गेन हो गया, आपका क्या हो गया? एक एबनॉर्मल गेन हो गया। दो मिनट रुकना जरा। ये आपका एक एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सेल ऑफ एसेट्स। अब बोलेंगे एग्जांपल कैसा हुआ? भाई आप मशीनरी से काम करते हो, कुछ सामान बनाते हो मशीनरी से, वो मशीनरी आपने बेच दी, तो आपका क्या है? नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? भाई आपका काम तो गुड्स बनाना है, आपका काम मशीनरी बेचना नहीं है। तो भाई जो मशीनरी बेच के पैसा आएगा वो एक गेन है, मगर कौन से नेचर का? एबनॉर्मल नेचर का। क्यों एबनॉर्मल नेचर का? क्यों है? क्योंकि हमारा वो बिजनेस नहीं है कि हम मशीनरी बनाए और मशीनरी बेच दे। हमारी मशीनरी खराब हुई या कुछ हमने नई मशीनरी खरीद ली तो हमने पुरानी मशीनरी बेच दी, हमारा वो काम नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक एबनॉर्मल गेन हो गया। भाई हमने चल साल में एक नई मशीनरी खरीदी और मेरी पुरानी मशीनरी मैंने बेच दी, उसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा क्या? मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें क्या है? गेन प्लस है, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट दिख रहा है ज्यादा। इसकी वजह से मेरा क्या दिख रहा है? प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है एबनॉर्मल गेन की वजह से, क्योंकि भाई मुझे फायदा हुआ, मगर मेरा नेचर वो क्या है? एबनॉर्मल है, क्योंकि मेरा काम नहीं है मशीनरी बेचना,
मेरा काम है गुड्स बनाना, मगर मेरी मशीनरी मैंने नहीं ली तो मैंने पुरानी वाली बेच दी, उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट हुई ना, तो ये करना पड़ेगा माइनस। एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या होगा, माइनस। एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस। ये दो नेचर तो आपको समझनी है, ये तो बहुत अच्छे से आपको समझने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक दो पॉइंट और हैं आपके, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन सुन के बहुत कम आते हैं, क्वेश्चन सुन के बहुत ज्यादा कम आते हैं। ठीक है, ये दो तो आते ही आते हैं, ये दो तो आएंगे ही आएंगे। और एक और आएगा आपका, एक एसेट्स वाला, वो वाला बता देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, अब आधे बच्चे चौंक जाएंगे कि लिख क्या दिया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपकी कैपिटल इंक्रीज कर देगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो नॉर्मली आपका लगता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई मैंने मशीनरी खरीदी बहुत बड़ी, मैंने बहुत बड़ी मशीनरी खरीदी, मुझे अपने बिजनेस में मैंने अपनी फैक्ट्री में मशीनरी लगानी है, मैंने बहुत बड़ी मशीनरी खरीदी। वो मेरा किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का, क्योंकि मेरी कैपिटल उससे भर दिया, एक ह्यूज अमाउंट मैंने लगाया। जब आप बहुत ज्यादा पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ, मशीनरी एक दो महीने के बाद थोड़ी अच्छे से नहीं चल रही, थोड़ी खराब होगी, तो मैंने उसकी क्या करा ली, रिपेयरिंग करा ली, मैंने उसकी रिपेयरिंग कराई। भाई होगी मशीनरी वगैरह यूज हो रही है भाई, 12 तरह तरह घंटे मशीनरी यूज हो रही है, तो रिपेयरिंग तो जरूरत होगी, ऑयलिंग वगैरह की जरूरत होगी मशीनरी में। वो रिपेयरिंग क्या हुआ, किस नेचर का है, वो है रेवेन्यू नेचर का। वो किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का। दोनों समझ में आ गया। जब आप बहुत पैसा एक किसी चीज में लगाते हो वो होता है कैपिटल नेचर, जब आप छोटा मोटा पैसा लगा रहे हो तो वो क्या है, रेवेन्यू नेचर। ऐसे समझिए, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तो मेरा एसेट्स भर रहा है, मगर जब मैं खर्चा करूंगा, कोई ऐसा छोटा मोटा खर्चा करूंगा, तो ये किस में जाएगा, 11th में पढ़ा होगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहां जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंस, अगर मैंने मशीनरी खरीदी वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर मैं उसकी रिपेयरिंग कराऊंगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यही कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मगर मैंने उसे ट्रीट कैसे करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालना था, मगर मैंने डाल किस में दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक खर्चा, एक एक्सपेंस मैंने कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके वजह से जो मेरा प्रॉफिट था वो कम दिख रहा है ना भाई। मैंने खर्चा डाल दिया मगर डालना नहीं था वो खर्चा मेरे को डालना नहीं था। तो एक्सपेंस एक ऐसा जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्लस करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्लस करना पड़ेगा। बड़ा कर दो, इसको समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू नेचर जाता कहाँ है, रेवेन्यू नेचर जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत एक या दो क्वेश्चन होगा आपकी जो बुक में होगा, मगर आपको ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपको डिफिकल्ट लेवल आपको पूछाना है उन्होंने, तो वो ये वाला क्वेश्चन डाल देंगे भाई कि, और आपको समझना है कि कैपिटल ट्रांजेक्शन कैसे होगा। एक कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मगर मुझे डालना नहीं था वो, तो मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा उसको। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अगले पन्ने पे दिखाता हूँ आपको। सबसे बढ़िया मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मशीनरी परचेज लिखो, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज ₹1,00,000, 1,00,000 की मैंने मशीनरी खरीदी, बट रिकॉर्डेड, देखो रिकॉर्डेड, मैंने मशीनरी खरीदी, बट रिकॉर्ड हम लोग कैसे करा उसको, रिकॉर्डिंग एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये लाइन बहुत ज्यादा आती है,
आपकी बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आईसीएससी वालों में तो बिल्कुल रहेगा एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या बोला भाई, मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, मगर मैंने उसे रिकॉर्ड कैसे करा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के तौर पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मगर मशीनरी खरीदूंगा, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरा एसेट्स बढ़ेगा, इससे मेरा एसेट्स बढ़ जाएगा, है ना भाई। मशीनरी मैंने एक खरीदी, मशीनरी मैंने क्या करा, मशीनरी मैंने खरीदी और भाई 1 लाख की खरीदी, मगर मैंने उसे रिकॉर्ड करा ट्रैवलिंग एक्सपेंस के तौर पे। तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, मुझे दिखाना नहीं था। प्रॉफिट मेरा जो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट है वो कम दिख रहा होगा। बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करो, प्लस कर दो, इस चीज को प्लस कर दो। अब मगर देखो इसके साथ एक और चीज आती है, मशीनरी पे लगता क्या है, मशीनरी पे लगता है डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे लगता है आपका डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे आपका लगता है डेप्रिसिएशन। देखो भाई, जब मैंने मशीनरी रिकॉर्ड ही नहीं करी तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, नहीं चार्ज हुआ होगा। अगर मैंने मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी मैंने खरीदी थी मगर मैंने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के तौर पे दिखाया, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया भाई। मैंने प्रॉफिट कम बढ़ाने के लिए तो प्लस कर दिया, उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, वो ट्रीट नहीं हुआ, वो चार्ज, वो है नॉट चार्ज। अभी तक क्या है, वो चार्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि मशीनरी हमें पता ही नहीं हमने खरीदी, कि हमने उसे ट्रीट ही नहीं करा मशीनरी के तौर पे, तो नॉट चार्ज है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करना पड़ेगा। जो बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोला स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग वैल्यू बोला डिमिनिशिंग वैल्यू, मशीनरी चार्ज करेंगे और ये क्या होगा, माइनस होगा, ये आपका होगा माइनस। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है, एक चीज प्लस हो रही है, दूसरी चीज माइनस हो रही है, हम ऐसे याद करते हैं इसको। अगर कुछ ऐसा है, कैपिटल क्या लिखा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसी लाइन लिखी है। ठीक है, ये हमारा तरीका रहेगी भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीनरी खरीदी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयरिंग या ट्रैवलिंग एक्सपेंस के तौर पे हमने ट्रीट कर दिया। पहले तो प्रॉफिट कम हो गया हमारा, ये हमने प्रॉफिट में नहीं डालना था, उसे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस के साथ रिवर्स माइनस, माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ऐसे आता है, माइनस होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस होगा डेप्रिसिएशन। अगले देखते हैं, देखो याद करना है इस वाले को, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या करना है, दो चीजें। सबसे पहले अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी है उसको करना है प्लस, उसको करना है प्लस। इसके साथ दूसरा, दो चीजें होंगी इसके साथ हमेशा दो चीजें होंगी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आप निकालोगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, वो होगा माइनस, वो होगा माइनस। ऐसे याद करना है, एक चीज प्लस दूसरी चीज माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चलो आ जाओ पीछे, सब महाभारत करी हमने इतनी, ये समझने के लिए। ठीक है, और समझना जरूरी है। ठीक है, और ये हमें क्या करना है, समझना जरूरी है। अब देखो क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक और हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट कर लें ऐसा कि भाई हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और हमने उसे ट्रीट कैसे करा, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों का दिमाग चल गया होगा इससे, सर समझ में आ गया, हमें तो आ गया इसमें क्या होगा, है ना। एक चीज समझना जरूरी है, ये वाली समझ आई कि एक्सपेंडिचर है तो भाई हमने उसे डाल दिया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने बहुत अच्छे से, हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया, प्रॉफिट हमारा कम हो गया इसलिए हमने उसे प्लस कर दिया, इसलिए हमने उसे प्लस कर दिया, ये रीजन है, प्लस करेंगे हम इसे। डेप्रिसिएशन जो उस पे है चार्ज करके माइनस करेंगे, ये प्लस तो ये माइनस। अब इसमें देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैसे ट्रीट करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। मानो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था भाई, रिपेयरिंग का था, एक था रिपेयरिंग करी मैंने किसी चीज की, रिपेयरिंग करी, रिपेयरिंग का एक्सपेंस है और मैंने उसको डालना था किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको मैंने किसमें डालना था, रिपेयर का भाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना था, मतलब मुझे अपना प्रॉफिट कम करना था इसकी वजह से। मगर मैंने इसे माना कि मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने क्या माना कि मैंने एक मशीनरी परचेज कर ली, मैंने ऐसा माना इसको, था रेवेन्यू का, मान लिया कैपिटल। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट मेरा बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, मैंने डालना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये मैंने नहीं डाला। इसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट है, इसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ज्यादा दिख रहा है तो भाई माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, अब मैंने उसे मशीनरी माना, मशीनरी माना तो मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा। इसमें तो मैंने मान लिया ना मशीनरी है, इस वाले में नहीं माना था, इस वाले में मैंने मान लिया मशीनरी है, तो इस पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा, डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करा होगा, ठीक है। तो मैंने माइनस करा होगा। अब डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, डेप्रिसिएशन क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन को इसमें प्लस करना है, क्योंकि मैंने चार्ज कर दिया, चार्ज करना नहीं था, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया मगर चार्ज मुझे करना नहीं था, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मगर हम मुझे दिखाना नहीं था। एक इसमें भी क्या हो गया, उसमें एक चीज प्लस थी, उसमें अमाउंट प्लस था, डेप्रिसिएशन माइनस था, इसमें अमाउंट माइनस है और डेप्रिसिएशन प्लस है, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई अगर हम कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर मानेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं उसे प्लस करूंगा, उस पे डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, इस पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, जिसके वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हम प्लस कर देंगे, सॉरी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देंगे। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखने के चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इस पे दो एक्सपेक्ट दोबारा लगेंगे, दो लगेंगे दोबारा, एक डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा क्या होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा प्लस हो जाएगा, क्यों कि ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। समझ में आ गया, यही समझ रहे हैं इसमें दो चीजें, एक दो ये और दो ये, एबनॉर्मल लॉस, कैपिटल लॉस, ठीक है। ये सब आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें कि ये समझना बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट का, एबनॉर्मल लॉस वाला, एबनॉर्मल गेन वाला। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, उसका उल्टा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर माइनस और डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस और इसका एक्सपेंडिचर प्लस। चलो एक ही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास हम अपनी खत्म करते हैं। तरंग परचेज ज्योति बिजनेस, उसने ज्योति का बिजनेस खरीद लिया, इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल से। प्रॉफिट सोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट बता दिए, ये 3 साल के प्रॉफिट बता दिए, ये बाद में देखते हैं। कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब देखो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग गुडविल वगैरह, ये इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन वगैरह, तो हमको इसमें अब एक टेबल बनाना पड़ेगा। हम इस पे टेबल कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं इस पे ईयर, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है। ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको हम लिख सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट लिखो या एडजस्टेड प्रॉफिट लिखो। अब ईयर कितना है, 2022, 2023, 2024। प्रॉफिट कितने हैं, 1 लाख, जो जिसमें दे रखा है 1,25,000, 1,12,500, 1,12,500। देखो क्या लिखा हो पहले में 2022 में 1 लाख में, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल कुछ गेन हुआ हमें, एबनॉर्मल गेन हुआ कितने का, 12,500 का। एबनॉर्मल गेन क्या होता है हमेशा, एबनॉर्मल गेन होता क्या है आपका, एबनॉर्मल गेन मतलब मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा कितना, जितना अमाउंट बता रखा है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,500। कैसे माइनस, ऐसे मार दो ब्रैकेट, बस, है ना, ऐसे तो करते हैं। देखो यहाँ लिखा था हमने, एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा तो हम क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा तो हमें क्या करेंगे, एक चीज माइनस करेंगे। इसके बाद आफ्टर चार्जिंग 2023 का प्रॉफिट बता रहा है 1,25,000 रुपए। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, उसमें एबनॉर्मल लॉस है। ये एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस, लॉस है तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम है तो प्लस करना पड़ेगा। कितना, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए प्लस। तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना, इतना समझ में आ गया। 25,000 रुपए प्लस, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना। उसके बाद 2024 से 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज प्री इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। भाई हमें प्रॉफिट था 2024 में 1,12,500 रुपए का, जिसमें एक्सक्लूड हमने क्या कर रखा है, 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा होगा फर्म का 12,500 रुपए का, वो अभी तक उसमें चार्ज नहीं हुआ, एक्सक्लूडिंग नहीं है। तो हम क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। भाई 12,500 प्रॉफिट है, इसमें से ये हमने पे करा, ये हमने क्या करा, पे करा क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम देखा हो पे करते हैं हम हमेशा, तो ये क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। 12,500 माइनस 12,500 रुपए माइनस, इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना है, ओ भाई क्या आता है, ये होगा 87,500। हाँ 87,500, इतना ही रहेगा, 87,500। ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट, ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 1,50,000, और ये हो गया इतने से इतना गया 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। तो ये आ गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। अब क्या करना है, सम ऑफ प्रॉफिट, क्या करते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट 1,00,000 प्लस 1,50,000, 1,50,000 प्लस 87,500, ये हो गया आपका 3,37,500। ये प्लस करके आ रहा है, इसे प्लस ही तो करके दिखाते हैं हम, 3,37,000 प्रॉफिट। हम पहले इनको प्लस करते थे मगर हमने एडजस्टमेंट करी, अब उनको प्लस करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये आ गया आपको 3,37,000, और अब आपको क्या करना है, एपी निकालना है। अब आपको निकालना है एपी। क्या होता है एपी का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है एपी का, एपी का फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितना है, कितना लिखा हुआ, 3,37,000, 3,37,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 3 इयर्स के लिए। इसका कितना आया, ये आएगा आपका 1,12,500, 1,12,500। ये आ गया आपका एपी, एपी आ गया। अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कितना एपी, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितना है, 2 इयर्स, 2 ईयर परचेज है, दो, तो ये हो गया, इसका डबल करेंगे तो 2,25,000। हाँ 2,25,000 ही आना चाहिए शायद। करते हैं 1,12,500, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 2,25,000। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, करना कैसे है, क्वेश्चन को आपको करना कैसे। अब देखो कहाँ जाओ, ये इतना हो गया भाई। जब भी आपको एडजस्टमेंट करनी है तब आपको ये टेबल बनानी है, क्योंकि अच्छा दिखेगा इसके वजह से। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट हमेशा करना है ऐसे। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद टेबल बना दिया। अब एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया है। इसको आप कॉपी में देखिए, समझिए इसको। अगर आपको याद करना है, देखो मैं दोनों तरीके के बच्चे आप मिलेंगे जो इसको सीधा याद करेंगे, और एक बच्चा होगा जो पहले कंसेप्ट समझेगा फिर याद करेगा। मैंने दोनों तरीके बता दिए। एबनॉर्मल लॉस, लॉस मतलब लॉस हुआ उसके वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। भाई लॉस हुआ जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो मुझे बढ़ाना है तो प्लस करना है। नॉर्मल। एबनॉर्मल गेन, गेन ऐसा कुछ पैसा आया, गेन हुआ कि मेरा प्रॉफिट भर गया मगर मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं बढ़ना था, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो दोनों मैंने कराए हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीनरी मैंने खरीदी और रिपेयरिंग में डाल दी, रिपेयरिंग जाएगी किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंडिचर है, मैंने
डालना नहीं था, मगर मैंने डाल किसमें दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी वजह से मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। देखो एक्सपेंसेस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया कम। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बढ़ाऊंगा तो प्लस कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन ही बताया आपको, ऐसे भाई प्रॉफिट में डालना, प्रॉफिट कम हो गया प्लस हो गया। और उसके साथ क्या है, डेप्रिसिएशन, जो चार्ज नहीं हुआ ये प्लस, तो डेप्रिसिएशन माइनस। मैंने कंसेप्ट समझा दिया क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा कब है, ये वाला देखो, अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, की प्रॉफिट कम हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस कर दो और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था मगर डालना प्रॉफिट एंड लॉस में था, मगर डाला नहीं, मतलब प्रॉफिट कम करना था, अब करना पड़ेगा कम करने के लिए क्या करो, माइनस करो, और डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। जितने साल के लिए है, मतलब अगर मानो देखो 2025 में ऐसा, 2021 में अगर ऐसा हुआ, भाई हम बाद में देखा हमने, तो 2022 अगर है, 2023 है, 2024 अगर ये मानो, तो अगर इसमें हुआ डेप्रिसिएशन वाला तो इन सब में से भी माइनस करना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर डेप्रिसिएशन इसमें हुआ तो और सब में प्लस करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाई मतलब हमने मशीनरी मानना था मगर हमने मशीनरी माना नहीं, हमने रेवेन्यू में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हो गया कम, प्रॉफिट हो गया कम तो प्रॉफिट बढ़ा दो प्लस कर दो, प्रॉफिट बढ़ा दो प्लस कर दो, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। इसका उल्टा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइम पे, इस वजह से हमारा क्या दिख रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने मानना था, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान दिया, मगर प्रॉफिट हमारा कम नहीं हुआ, प्रॉफिट हमारा कम करना है तो माइनस कर दो और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है, दोनों में लिख दिए बहुत अच्छे से, ये एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक्स, ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, ठीक है। इसलिए आप इसको लिखिए, याद करना है आप याद कीजिए, अगर सीधा याद करना चाहते हो याद कीजिए, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अब आपसे आपके, ठीक है, मैं मिलता हूँ आपके अब आपके अगले लेक्चर में, जो हम लाएंगे आपका रेवेन्यू, जो अब हम लाएंगे आपका गुडविल वाले चैप्टर से ही। तब तक आप क्वेश्चंस कीजिए आपके बुक्स के इस नेचर के, कि भाई जब एडजस्टमेंट टेबल बनना है तो कैसे होगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सबको अच्छे से समझिए, क्वेश्चन कीजिए। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए उसमें करना क्या है। एक छोटी से छोटी गलती आपके पूरे आंसर को गलत कर सकती है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। जितना आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, इसलिए हमेशा क्वेश्चन तमीज से पढ़िए, फिर क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। और क्वेश्चन जब भी करें, सबसे पहले क्या, फॉर्मूला लिखना है हर बार, क्या करना है, जो ये फॉर्मूले हैं ये हर बार फॉर्मूले लिखना है, हर बार दोनों, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होंगे, ठीक है, और उतनी बार आपके मेमोरी में रहेंगे कि भाई मुझे हमेशा लिखना है, आपकी मसल मेमोरी में चल जाएंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करना शुरू करोगे अगली बार से, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना शुरू कर दोगे, इससे क्या होगा, आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और आपको आदत भी आपकी एक अच्छी बन जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मैं आपसे मिलता हूँ आपके गुडविल के ही अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।